गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसमें मैंने 60 सिलेक्ट किए हैं 60, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 50 मार्क्स जो आप लोगों को याद हो, चाहे आप जो भी सही वस्तुनिष्ठ आपको याद हो, वो कविता खंड से हो या फिर गद्य खंड से हो या फिर व्याकरण से हो, आपको जो सही सही याद होगा आप बिल्कुल वही फिलअप करेंगे। ये आपकी सहूलियत के लिए दिया गया है यहाँ भी, और बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपके बोर्ड के भी क्वेश्चन इसी टाइप से रहेंगे। आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से आपको 50 सही टिक करना है। आप जितना सही टिक कर सकते हैं, लेकिन 50 से आगे नहीं करना है, 50 तक करना है। और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। जितने आप सही करेंगे आपका 1 नंबर प्लस होता जाएगा। ये जिस तरीके से मैथमेटिक्स में एक भी नंबर नहीं करता है, अगर 5 नंबर का है और आपने उस मैथ को सही सही बना दिया है तो आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने गलती कर दी तो आपका 4 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, टोटली कट जाएगा, 5 कट जाएगा। जस्ट लाइक ये भी उसी पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों ने पहले भी हल किया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि मैथ में और ऑब्जेक्टिव में कोई ज़्यादा का फासला नहीं है। इसमें भी आप अगर एक सही करेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, अगर गलती हो जाती है तो वो नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, लेकिन 50 ही ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना है, फिल करना है। आप जो याद रहे पहले आप एक बार देख लें, फिर इसके बाद ही फिल करें एग्ज़ाम में। और सबसे पहले क्लास में आप लोगों को ये मॉडल सेट के हिसाब से बना के इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं रहे कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, हमें किस प्रकार सॉल्व करनी है, क्या पैटर्न रहेगा। ये जो भ्रांति का डर आपके मन में रहेगा, ये जो कन्फ्यूजन आपके मन में है और ये एक डर का रूप ले लेगा, इस डर को दूर करने के लिए पहले ही मॉडल सेट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। और आगे भी अगर कहीं कोई कठिनाई ऐसा लगे तो आप निसंकोच अपने संस्थान में पूछताछ कर सकते हैं और जानकारी लेकर के विशिष्ट अनुभव ग्रहण करें। हमारी यही अनुरोध रहेगी आप लोगों से कि अभी से आप लोग सजग हो जाएं और अपने कार्य पे लग जाएं। यानी कि आप लोगों का, छात्रों का एक ही कार्य है, पढ़ना, अपने जीवन को उच्च स्तरीय पद पे स्थापित करना। इसलिए आप लोगों को अभी से ही मेहनत कर देना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के जो मॉडल सेट रूपी प्रैक्टिस सेट है, ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है और इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन है आप लोग देख लेंगे। बोर्ड में, आपके बोर्ड में जस्ट सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रखा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ कविता, कहानी और व्याकरण को सम्मिलित करके लिया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके बोर्ड में लिए जाएंगे। अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें 4 विकल्प होंगे, 4 में से आपके कोई एक विकल्प सही होंगे, 3 सही नहीं होंगे। और ये जो विकल्प दिए जाते हैं, ये मिलते जुलते विकल्प दिए जाते हैं। आपका IQ लेवल चेक किया जाता है कि आपने अध्ययन सही से किया है या फिर नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देनी प्रसाद, बी बेनी प्रसाद, सी टेनी प्रसाद और डी हो गया सैनी प्रसाद। भट्ट तो भट्ट जी के भी नाम में है, इनके पिता के नाम में भी होगा, ये सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे इनके फर्स्ट नाम में कुछ चेंजिंग की गई है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे सिमिलर आप लोग देख लेंगे कि इनके नाम में भी बालकृष्ण भट्ट है और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, यानी कि सिमिलरिटी यहाँ मिल रही है। तो हम लोग बी को टिक करेंगे क्योंकि बी इसका सही आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सेकेंड हो जाएगा मलयज और सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, डी में हो जाएगा भगत सिंह। आप लोगों को चूज करना है कि इसमें सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आप लोग बताने की कोशिश जरूर करें कि सही ऑप्शन कौन सा है।
सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। पहला का भी आंसर इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, बी। अब इनका सी ऑप्शन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर सी होगा बालकृष्ण भट्ट। दमयंती स्वयंवर की रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा की गई है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये आपके दूसरे चैप्टर की है ऑब्जेक्टिव। इसमें उसने कहा था कहानी जो है उससे ऑब्जेक्टिव बनाई गई है और ये क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी है, किस चीज़ की कहानी है ये पूछा गया है। युद्ध की कहानी है या फिर दिव्य प्रेम की कहानी है या प्रेम पे बलिदान होने की कहानी है या फिर ये सभी उत्तर होगा। जरा आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब अगर इनमें से कोई एक भी टिक करते हैं तो ये सर्वथा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है युद्ध की कहानी, यहाँ युद्ध का भी वर्णन है। दिव्य प्रेम की कहानी ये एक पवित्र निष्कलंक निश्चल प्रेम भी है। और प्रेम पे बलिदान होने की कहानी तो लहना सिंह प्रेम पे बलिदान भी हो जाते हैं, लेकिन उसके पुत्र को, उसके पति को कुछ नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आप लोगों को कंफ्यूज कभी नहीं होना है, थोड़ा सा सोचना है और फिर सही आंसर पे टिक करना है। अब 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ पे आप लोगों से ये नहीं पूछा गया है कि गुलेरी जी की रचना बताएं, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो सुखमय जीवन उसने कहा था और बुद्ध का कांटा ये गुलेरी जी की ही रचना है। सिर्फ एक में इसमें एक ही ऑप्शन है हारे को हरिनाम, ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। आप लोग सही ऑप्शन पे टिक करेंगे डी। निम्न में से एक ही आंसर है इसका डी, जो गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5th नंबर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश के नारायण के बचपन का क्या नाम था, आप लोग जानते हैं क्या। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। अभी 5th नंबर क्वेश्चन था कि जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था। आप लोग 1 मिनट सोचिए। दनन था, बवन था, बाउल था या फिर दीना था। तो जब मैं सब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ा रही थी उस समय भी मैं इस बात की बार बार जिक्र कर रही थी कि उन्हें प्यार से, उन्हें बचपन में बाउल नाम से बुलाया जा रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बाउल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बाउल। 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। सन 1974 में, बी ऑप्शन सन 1967 में, सी ऑप्शन सन 1976 में या फिर डी ऑप्शन सन 1977 में। आप लोग सोचेंगे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सही है। सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी विभूषण या ऑप्शन डी पद्म। आप लोग सोचिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी पद्म भूषण। इन्हें ना तो पद्मश्री मिला, ना ही पद्म विभूषण मिला और ना ही पद्म मिला। इन्हें ऑप्शन बी में दिया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दिनकर जी को। 8 नंबर
ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। 8 नंबर में पूछा गया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। जाहिर सी बात है कि जब मैं संपूर्ण क्रांति पढ़ा रही थी तो मैं इनका विस्तृत विवरण की थी और आप लोगों को याद भी होगा। तो आप लोग जरा सोच के हमें बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन ए में है भगत सिंह, बी महात्मा गांधी और ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, डी हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अब आप बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के बारे में विस्तृत विवरण है, तो जाहिर सी बात है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो उन्होंने ही लिखा होगा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व उन्हीं के द्वारा किया गया, तो इस पुस्तक को भी वही लिखे होंगे। अगर थोड़ा सा हम लोग अपने शीर्षक की ओर पढ़ा हुआ एक बार रिवाइंड करते हैं तो ये खुद ब खुद ही सॉल्व होते जाएंगे। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 9 नंबर में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अब अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है आप लोग बताएंगे, यानी राधा कृष्ण का है या फिर बी ऑप्शन शंकर और पार्वती का है या फिर सी राम और सीता का है या गणेश और लक्ष्मी का है। तो इसका सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा शंकर और पार्वती का, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्योंकि जब अर्धनारीश्वर पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई, और सृष्टि की संरचना करते वक्त जब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि की रचना किस तरीके से की जाए और इसे अनन्य कालों तक किस प्रकार चलाई जाए, तो शंकर भगवान ने अपने रूप को स्त्री और पुरुष में पृथक पृथक करके दिखाए थे, जो शंकर और पार्वती का रूप था। यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, शंकर और पार्वती का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। आप लोगों को याद ही होगा कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी के बारे में बात की जा रही है कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर दयानंद शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और ऑप्शन डी अच्युतानंद शास्त्री। अब इस चारों में से क्या है आप हमें बताइए कि ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिताजी थे। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में है एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि ए में है उदय प्रकाश, बी जे कृष्णमूर्ति, सी भगत सिंह और डी चंद्रशेखर आजाद। आप सोचिए कि इनका किनका लेखन होना चाहिए, ये किनके द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एक लेख एक पत्र, मैं जब पाठ को पढ़ा रही थी तो भगत सिंह के बारे में ही निरंतर चर्चा होती रही, तो ये भगत सिंह ही लिखे होंगे। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी मलयज और ऑप्शन डी मोहन डाकेश। अब आप बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, जयप्रकाश नारायण या मलयज या फिर जगदीश चंद्र माथुर या फिर मोहन डाकेश। तो इसका करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं कि बी इसका सही जवाब होगा, जगदीश चंद्र माथुर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ऑप्शन ए उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन बी पहला राजा, ऑप्शन सी सत्य हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। अब बताएंगे आप लोग कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि मोहन राकेश रचित नाटक जो है ये आषाढ़ का एक दिन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास जिन्होंने रामायण की रचना की, उनके पत्नी का क्या नाम है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन ए विभावरी, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी प्रभावली, ऑप्शन डी गीतावली। आप लोग बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत किस प्रकार की रचना है। पद गीत, या फिर ऑप्शन बी गद्य कविता, या फिर ऑप्शन सी शोक गीत, या फिर ऑप्शन डी हर्ष गीत। इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन, हार जीत किस प्रकार की कविता है। ये गद्य कविता है, ये कहानी कविता है। आप लोग क्लियर होंगे कि पद यानी कि कविता, गद्य यानी कि कहानी है। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1941 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1944 ईस्वी में। इस चारों में से कौन सा उत्तर आपका सही होना चाहिए, एक बार आप सोचेंगे। मैं बता दे रही हूं कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, कवि ने कहा है क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि कवि ने कहा है क्या है। आप जरा सोचेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। कवि ने कहा है क्या है, जाहिर सी बात है कवि हैं तो कविता की रचना जरूर करते होंगे। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए में है कहानी संग्रह, ऑप्शन बी नाट्य संग्रह, ऑप्शन सी कविता संग्रह, ऑप्शन डी निबंध संग्रह। अब जरा आप लोग बताएंगे कि क्या सही जवाब होना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा जवाब है इसका। यानी कि कवि हैं तो कविता जरूर लिखे होंगे, तो कविता संग्रह जो है इसका सही करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। अब विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी पंजाब। आप लोग सोचिए कि इनका जन्म स्थान कहाँ होगा, निवास स्थान कहाँ होना चाहिए। ऑप्शन बी इनका सही जवाब है, यानी कि रायपुर छत्तीसगढ़ विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान था, रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। ज्ञानेंद्र पति, या फिर ऑप्शन बी भूषण, या फिर ऑप्शन सी सूरदास, या फिर ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। आप लोग सोचेंगे, सेकंड 2-4 सेकंड सोचिए और इसका क्या सही जवाब होना चाहिए जरूर बताइए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। लोग भूल गए हैं ये रघुवीर सहाय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन 20 में है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ए ऑप्शन लोग भूल गए हैं, या फिर बी आत्महत्या के विरुद्ध, या फिर ऑप्शन सी हंसो हंसो जल्दी हंसो, या फिर ऑप्शन डी मुक्ति बोध रत्नावली। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्महत्या के विरुद्ध। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? हम लोग वीर शिवाजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी कहानी को भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचे थे कि उनके पुत्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। आए या फिर नहीं आए, लेकिन आने की संभावना जरूर होगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शेराजी, वीराजी, साहूजी, या फिर भानुजी। जरा सोचिए इनका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होना चाहिए? शेराजी, या फिर वीराजी, या फिर साहूजी, या फिर भानुजी। इसका करेक्ट आंसर होगा साहूजी। शिवाजी के पुत्र का नाम साहूजी है, यानी कि उनके नाम से मिलता जुलता नाम है, और ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, या फिर ऑप्शन डी कोणार्क। अब आप लोग बताएंगे कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, इस चारों में से कौन सा होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन में है सुकून की तलाश। सुकून की तलाश किसकी रचना है? इकबाल की, ऑप्शन ए इकबाल की, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन सी गालिब की, या फिर ऑप्शन डी ज्ञानेंद्र पति की। आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका इस चारों में से कौन सा सही जवाब होना चाहिए? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा शमशेर बहादुर सिंह। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की, शमशेर बहादुर सिंह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? ऑप्शन ए सड़क सींच रहा है, ऑप्शन बी गीत गा रहा है, ऑप्शन सी रोशनी कर रहा है, या फिर ऑप्शन डी पानी भर रहा है। आप लोग सोचिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सड़क सींच रहा है, गीत गा रहा है, रोशनी कर रहा है, या फिर पानी भर रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सड़क सींच रहा है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 में पूछा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर हरिनाथ सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए यानी ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जीवन भर का एक शब्द होगा। आप लोग सोचिए कि जीवन भर का एक शब्द क्या होना चाहिए? जीवन भर का एक शब्द जीवनार होना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी जिंदगी, या फिर ऑप्शन सी आजीवन, या फिर ऑप्शन डी सजीवन। क्या होना चाहिए? हम लोगों की जिंदगी से रिलेटेड ये चीज़ है। अगर हम लोग कहें कि हमारी पूरी जीवन, तो उसको एक शब्दों में क्या कह पाएंगे हम लोग?
जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी आजीवन। हम जीवन भर को एक ही शब्दों में अगर बयां करना हो, कहना हो, तो आजीवन कहेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि ये आपके व्याकरण से क्वेश्चन है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन डी संदेहवाचक वाक्य। क्या होना चाहिए सही जवाब? तो जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो वो वाक्य होगा निषेधवाचक वाक्य, यानी निषेधवाचक वाक्य ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगामी शब्द का विलोम होगा। आगामी का विलोम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में है आगत, ऑप्शन बी विगत, ऑप्शन सी पूर्वगत, ऑप्शन डी निर्गत। इस चारों में से क्या होना चाहिए? तो आगामी का विलोम होता है विगत। ऑप्शन बी सही जवाब है, विगत यानी कि बीत चुका है। आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि विगत वर्षों में, यानी कि बीते हुए वर्षों में। अब यह है आगामी का विपरीतार्थक शब्द, या फिर विलोम शब्द कहे, या फिर अपोजिट वर्ड कहे, या फिर एंटोनिम्स कहे, सब एक ही हैं। आगामी का विलोम होगा विगत। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, संबंध का संधि विच्छेद क्या होगा? संबंध का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में है समजोड़वत, ऑप्शन बी में है संजोड़वत, और ऑप्शन सी में है सजोड़ मवत, और ऑप्शन डी है समजोड़वत। अब इसका संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? या फिर इसमें से किस शब्दों को जोड़ेंगे, संधि करेंगे, संधि यानी कि जोड़ेंगे तो संबंध बन जाएगा। आप लोग 1 मिनट सोचिए कि इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी इसका सही जवाब नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी इसका सही जवाब नहीं हो सकता, यानी कि सम जोड़ वध को जोड़ेंगे तो संबंध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ म में हलंत है। अगर म में हलंत को हम न माने या फिर आधा म माने तो ये सम जोड़ वध दोनों को संधि करेंगे तो संबंध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 में है आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का क्या विशेषण होना चाहिए? ऑप्शन ए सादर, ऑप्शन बी आदर पूर्वक, ऑप्शन सी आदरणीय, और ऑप्शन डी आदरणीय। तो आदर शब्द का विशेषण होगा आदरणीय, यानी कि जब हम लोग पत्र भी लिखते हैं तो आदरणीय, पूज्यवर, इस सब का पूजनीय, इस सब का प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आदर शब्द का विशेषण आदरणीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची करें, यानी कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा सही हो सकता है? क्या आप लोग जानते हैं कि किस इसमें से कौन सा ऑप्शन कपड़ा का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए में है वसन, ऑप्शन बी पदम, ऑप्शन सी उदक, ऑप्शन डी मृगांक। तो वसन मीन्स कपड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा वसन। कपड़ा का पर्यायवाची वसन भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा वसन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 32 क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। अब समाज शब्द कौन से लिंग में आते हैं इसको निर्णय करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्या होना चाहिए समाज शब्द का लिंग? तो समाज जो है वो पुल्लिंग शब्द है, समाज आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए 33 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये मुहावरा है, सब धन 22 पसेरी। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा सब धन 22 पसेरी। कभी सोचा है आप लोगों ने कि इसका क्या अर्थ होता होगा? और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। नहीं ना सोचा था, कोई बात नहीं, आप भी आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, सब धन 22 पसेरी। इस मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? बहुत सस्ती होना, या फिर 22 पसेरी अनाज का होना, या फिर बहुत महंगा होना, या फिर अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ऑप्शन डी होना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी होना चाहिए, या फिर ए, या फिर सी। आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा सब धन 22 पसेरी, यानी कि अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, यानी कि सब धन 22 पसेरी, सबको एक जैसा समझ लेना ही मुहावरा यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि सबको एक समान यहाँ समझा जा रहा है, यानी कि अच्छा बुरा हम सबको एक ही पलड़े से तौल रहे हैं, कभी उसमें फर्क नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। सब धन 22 पसेरी का आंसर होगा अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34, प्रतिदिन शब्द कौन सा समाज है? प्रतिदिन यानी कि डेली डेली, जिसको आप एवरीडे बोलते हो, वही प्रतिदिन यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, या फिर बी बहुव्रीहि, या फिर सी अव्ययी भाव, या फिर द्विगु। इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा अव्ययी भाव, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा, यानी प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो सही जवाब होगा अव्ययी भाव। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग मेहनत करेंगे जरूर सॉल्व होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। 35 देख लेते हैं। 35 में है शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव यानी कि भोलेनाथ के बारे में कहा गया है, शंकर भगवान के बारे में कहा गया है, यहाँ उन्हीं का नाम लिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि शिव शैव का विशेषण क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा शिवा, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी शाक्त और ऑप्शन डी शंकर। क्या होना चाहिए इसका विशेषण? तो शिव शब्द का विशेषण शैव होगा, ऑप्शन बी यानी शैव सही जवाब होगा। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, या फिर ऑप्शन डी द्विंदु। कौन सा होना चाहिए? आप लोग सोचिए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो धनहीन शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है। धनहीन शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए 37 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? यानी कि ए हो जाएगा राई, बी हो जाएगा ई, सी हो जाएगा ई और डी हो जाएगा आई। अब इसमें से चारों में से सिलेक्ट करना है कि आपका जवाब कौन सा होगा, यानी कि सही जवाब कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यानी कि 37 क्वेश्चन चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, आई। चतुराई में प्रत्यय आई है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए 38 डिस्कस करते हैं। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम क्या होगा? आपने अनेकों बार सुना होगा जड़ शब्द
और कभी सोचा है कि इसका विलोम क्या होगा? तो चलिए आज सोचो, अभी सोचो आप कि इसका ऑप्शन सही कौन सा होना चाहिए। जड़ शब्द का विलोम होगा जंगम, जन्म, चेतन या फिर नश्वर। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? जड़ शब्द का विलोम होगा चेतन। जड़ शब्द का विलोम होगा चेतन, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेतन। 39 डिस्कस करते हैं। 39 में है सुक्ति। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद करें। अब सुक्ति शब्द को संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है स जोड़ उक्ति, ऑप्शन बी सु जोड़ उक्ति और ऑप्शन सी सु जोड़ उक्ति और ऑप्शन डी सु जोड़ उक्ति। लेकिन यहाँ कहीं हर्षुकार है, कहीं दुर्गुकार है, तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि सही क्या होना चाहिए। चारों में से सही कौन सा होना चाहिए? 39 क्वेश्चन का आंसर क्या सही होना चाहिए? ऑप्शन बी, सु जोड़ उक्ति को अगर हम लोग संधि करेंगे तो सुक्ति बन जाएगा, इसलिए सुक्ति का संधि विच्छेद ऑप्शन बी सु जोड़ उक्ति होगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए वाजी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी पावक, ऑप्शन डी व्योम। आप लोग जान रहे हैं कि व्योम का मतलब अंबर होता है, तो अग्नि का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। अब वाजी मिस क्या होता है मिस क्या होता है, इस सब को छोड़ करके चलते हैं कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन होना चाहिए। तो वाजी नहीं होगा, है भी नहीं होगा, व्योम भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची सिनोनिम्स पावक, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन में है चूर्ण करना। चूर्ण करना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ होना चाहिए? ऑप्शन ए आवाज नहीं करना, ऑप्शन बी नहीं बोलना, या फिर ऑप्शन सी सह जाना, या फिर ऑप्शन डी व्यर्थ निंदा करना। आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि सह जाना या फिर नहीं बोलना या फिर व्यर्थ निंदा करना। यहाँ तो पूछा गया है चूर्ण करना, यानी कि आवाज नहीं करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चूर्ण करना मुहावरे का अर्थ है। 42 नंबर क्वेश्चन है 42, आकाश शब्द का विलोम होगा। अपोजिट वर्ड पूछा गया है, आकाश शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी पताल, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी गगन। अब ऑप्शन ए में अंबर है, आकाश का पर्यायवाची है अंबर। आकाश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी व्योम, और आकाश का ही पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स गगन भी हो जाएगा। अब डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है बी, इसलिए आपका सही जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी आकाश का विलोम पाताल होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 43 कौन आता है? कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? अब सर्वनाम के बारे में पूछा गया है कि कौन आता है किस सर्वनाम से है रिलेशन रखता है, यानी कि प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए होगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, या फिर ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। आप लोगों को जवाब देना है कि सही आंसर कौन सा होगा। कौन आता है यानी कि ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम निश्चय में नहीं जाएंगे, संबंध में नहीं जाएंगे, अनिश्चयवाचक में भी नहीं जाएंगे। प्रश्न कर रहा है और यहाँ पे प्रश्नवाचक है। थोड़ा सा अगर आप लोगों का IQ लेवल चेक करने के लिए इतने आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग थोड़े से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट रहेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे पढ़ाई पे, तो सोचिए कि हर प्रश्नों का हल कितना आसान है, कितने जल्दी हम लोग हर प्रश्नों का हल ढूंढ पाने में सक्षम हो रहे हैं। ज़रूरत है सिर्फ आपके कैरोसिटी का, आपके मेहनत का। आपका मेहनत होना चाहिए, लेकिन
थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ होना चाहिए। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, प्रश्नवाचक, जो लग रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक। चलिए 44 यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह, मॉर्निंग के बारे में बात की जा रही है। सुबह शब्द जो है वह कौन सा लिंग है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा स्त्रीलिंग, यानी कि हमेशा हम लोग बोलते हैं सुबह हो गई, कभी ऐसा नहीं बोलते कि सुबह हो गया। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर हम लोग डेली यूज वाले जो शब्द हैं वो यहाँ पूछे जा रहे हैं, कितने आसान पूछे जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इतने इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसका आंसर आप लोगों को एकदम ही याद होना चाहिए। स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग इनमें से कोई नहीं, तो स्त्रीलिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 में है तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी या फिर बुद्धिमान। तो अब समझदार को क्या तीव्र बुद्धि वाली कहेंगे या फिर आज्ञाकारी कहेंगे या फिर बुद्धिमान कहेंगे? तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तीव्र बुद्धि वाला, यानी कि कुशाग्र व्यक्ति को तीव्र बुद्धि वाला भी कहा जाता है। 46 क्वेश्चन नंबर 46 शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची है, इसमें 4 ऑप्शन है। नाद, बी निनाद, सी ध्वनि और डी इनमें से सभी। अब आप लोग चूज कीजिए कि शब्द का पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स क्या होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए। तो शब्द, नाद, निनाद और ध्वनि ये चारों एक ही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है, शब्द का पर्यायवाची है नाद, निनाद, ध्वनि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आ गया फिर एक घरेलू आइटम वाला क्वेश्चन कि चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा लिंग होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 47 का क्या ऑप्शन होना चाहिए आप लोग बताएंगे। तो चाय जो है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 48 क्वेश्चन 48 पुरस्कार शब्द का विलोम है। अब अपोजिट वर्ड पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है, तो पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होना चाहिए? दंड, पारिश्रमिक या फिर सम्मान या फिर अपमान। दंड, पारिश्रमिक या फिर सम्मान या अपमान, इस चारों में से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पुरस्कार, यानी कि पारितोषिक किसी को दिया गया है, तो इस शब्द का विलोम होगा दंड, यानी कि 48 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। दंड पुरस्कार के विपरीत हो जाएंगे दंड, यानी कि एक तरफ लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है तो दूसरे तरफ उसको दंड दिया जाना, इसका विलोम होगा। आगे है 49 क्वेश्चन नंबर 49 को हम लोग देखेंगे। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? कितना होना चाहिए? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होने चाहिए? तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक,
दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक और ऑप्शन डी गुणवाचक। इस चारों में से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो आप लोग जब पढ़े होंगे संज्ञा, तो संज्ञा के भेद भी पढ़े होंगे और संज्ञा के भेद ही इसमें रिलेशन रख रहे हैं इस शब्द से। अब कौन सा होना चाहिए इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए जातिवाचक है, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक होना है। अब दोनों में से कौन सा होना चाहिए? ये दक्षिण जो है ये गुणवाचक नहीं हो सकता, भाववाचक भी नहीं हो सकता। तो अब ये दोनों में से आप डिसाइड कीजिए कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो जातिवाचक एक जाति का बोध कराता है। अब दक्षिण जो है वो किसी जाति की बोध नहीं करा रहा है, वो एक दिशा का बोध करा रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। दक्षिण शब्द का कौन सी संज्ञा? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक का बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, यानी कि किसी एक दिशा का बोध हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक ही इसका सही जवाब होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अब इसमें चूज करना है कि क्या उपसर्ग सही होगा हमारा। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन ए अ हो जाएगा, ऑप्शन बी अति और ऑप्शन सी अतिरि और ऑप्शन डी अतिरिक्त। इस चारों में से क्या होना चाहिए? अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या होना चाहिए? तो अति जो है ये अतिरिक्त का उपसर्ग है, ऑप्शन बी यानी अति अतिरिक्त का उपसर्ग है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 क्वेश्चन है, गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची है, क्या होना चाहिए? मंदाकिनी, आगार, अनंत, महाकाय। इस चारों में से क्या होना चाहिए? तो गंगा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा मंदाकिनी, ऑप्शन ए मंदाकिनी सही जवाब होगा। चलिए 53 में पूछा गया है दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन ए उम्र का पता लगाना, ऑप्शन बी दांत का गिनती करना, या ऑप्शन सी चकित होना, या फिर डी लज्जित होना। चारों में से सोच सकते हैं हम लोग कि क्या सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि दांत गिनना उम्र का पता लगाना होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, उम्र का पता लगाना। दांत गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा उम्र का पता लगाना, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब 54 को देखते हैं। 54 में क्वेश्चन है विकास शब्द में उपसर्ग है। फिर इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में है वी, ऑप्शन बी में है विक, ऑप्शन सी में है विका और ऑप्शन डी है वी। अब इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए? तो इसमें वह हरसी वी ही विकास का उपसर्ग होगा, इसलिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास शब्द में उपसर्ग है वी, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए 55 देख लेते हैं। रामानुज शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। इस चारों में से रामानुज का सही जवाब कौन सा होगा? रामानुज शब्द कौन सा समास है? क्या सही जवाब होना चाहिए? ऑप्शन बी तत्पुरुष इसका सही जवाब है। रामानुज शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए 56 देख लेते हैं। काजल शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या फिर डी इनमें से कोई नहीं है। क्या होना चाहिए काजल का लिंग? तो पुल्लिंग इसका सही जवाब होगा। काजल शब्द जो है वो पुल्लिंग है, भले इसे स्त्री यूज करती हैं, लेकिन इसका सही जवाब यानी कि लिंग निर्णय करें
तो ये पुलिंग शब्द हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा पुलिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 57 यानी 57, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। ए में है ऐतिहासिक, बी है ऐतिहासिक और सी है इतिहासक और डी है ऐतिहासिक। अब इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए, आप लोग जरा सोचेंगे कि सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी ऐतिहासिक इतिहास का विशेषण है। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल शब्द कौन सा लिंग है। ए हो जाएगा स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बाल क्या होगा, पुल्लिंग, यानी बाल शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बाल शब्द कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 59 क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन में पूछा गया हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होना चाहिए, हिम जोड़ आलय या फिर ही जोड़ मालय या फिर ऑप्शन बी हिमाल जोड़ या फिर ऑप्शन डी हिमा जोड़ लय, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। 59 क्वेश्चन, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है ये, बच्चे से लेकर के बड़े तक में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, हिम जोड़ आलय। हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर, जो बर्फ का घर है वो हिमालय है। कितना आसान सा क्वेश्चन है कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम जोड़ आलय अर्थात हिमालय, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कितना आसान है सॉल्व करना। हिमालय का शब्द का संधि विच्छेद हिम जोड़ आलय होगा, ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, किसमें बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है कि लोक शब्द का विशेषण होगा। लोक, पीपल, लोक शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन ए लौकिक, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी लोकपरक, ऑप्शन डी लोकेश, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा लौकिक, लोक शब्द का विशेषण होगा लौकिक। अब उम्मीद करते हैं कि 60 प्रश्न जो आपको दिए गए, इस 60 प्रश्न के जवाब आप आसानी से समझे होंगे और अब की बार अगर आगे से इस 60 में से कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव आपके पास आते हैं बोर्ड में, तो आप निश्चित ही उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों से। और आपके बोर्ड में बिल्कुल इसी प्रकार से इसी टाइप का यानी कि ये सेम मॉडल सेट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 के जवाब देने हैं, जो जवाब आप लोग जानते होंगे सिर्फ उसी को फिल करना है, आप लोग गलत नहीं करेंगे। कितने सौभाग्य की बात है कि 50 क्वेश्चन है आपको सही, लेकिन आपके पास ऑप्शन 60 क्वेश्चन का आ रहा है, यानी कि 10 आपका एडवांस है। कितना अच्छा होगा कि जो लोग 50 ही जानते होंगे तो इसमें से किसी भी 50 को जो जानते होंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो 50 नंबर तो वो आसानी से ले आएंगे। अब बस सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर के सब्जेक्टिव बचते हैं। ये आपको फर्स्ट मॉडल सेट मिल गया है, सेकंड भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव जो है वो भी आपको किस टाइप से पूछे जाएंगे, यानी कि टोटली 100 मार्क्स का आपका जो हिंदी है वो किस टाइप से सॉल्व हुआ ये जरूर बता दिया जाएगा, जिसमें आपका 50 तो मैंने आज ही क्लियर कर दिया है। आप लोग इसे देख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में ये आपके काम आएंगे, यानी कि कम से कम 12वीं में तो आपके जीवन में जरूर काम आएंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग निरंतर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।